तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपको इधर की तरफ दे रखी है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास जे डायरेक्शन या वाई एक्सिस कह देते हैं और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। यहां पर देखिए चार्ज पार्टिकल एंटर मार रहा है, एंट्री कर रहा है 45 डिग्री। तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी क्रॉस भी करेंगे तो सेंटर बच्चों यहां कहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप जब यूज करते हो म्यू नॉट आई अपॉन क्या 4 पाई ए, और यहां पर बच्चों लगाते हो आप साइन अल्फा प्लस क्या लगाते हो साइन का बीटा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल ओलंपियाड वाला पर। सो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? आपने एचसी वर्मा करी कि नहीं करी? तो कमेंट करिए, बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो चलिए कमेंट देख लेंगे और उसके बाद जो है अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेक्चर को हमें तो स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चुप्पी गाड़ी पे बैठ रहा है और स्टूडेंट्स आप जहां पर भी हैं, कहीं पर भी इंडिया के अंदर, बच्चों मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक, हमेशा लॉजिक लगाते रहे। हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था जिसके अंदर थ्योरी करी थी और क्वेश्चंस भी करे थे खूब सारे। अब ये देखिए लेक्चर नंबर 2 है तो इसके अंदर भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा भैया क्या क्या सवाल जो है इस पर बन सकते हैं। तो एक सवाल आपको दे रहा हूं, इसको थोड़ा चैलेंजिंग की तरह लीजिए। देखिए हमारे पास ऐसे ये 2 रीजन है, ये है रेडियस ए और इसका रेडियस है बी, और जो यहां पर आपको एनुलर रीजन दिख रहा है, एनुलर रीजन, तो ये जो एनुलर रीजन आपको दिख रहा है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो देयर इज मैग्नेटिक, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस रीजन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज जैसे यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए ये रहा एक चार्ज पार्टिकल Q। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हमने राइट साइड जैसे रेडियल डायरेक्शन में कुछ v नॉट वेलोसिटी दे दी। अब इसको जब हमने v नॉट वेलोसिटी दी तो क्या होगा कि ये जाएगा, यहां तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सीधा जाने वाला है और जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा तो ये घूमने लगेगा। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम velocity such that, find maximum velocity such that particle do not hit, particle do not hit the outer ring कह लो। तो जो आउटर रिंग है उसमें पार्टिकल जो है जाके हिट ना करे, ठीक है। तो चलिए फिर पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपने ट्राई करा होगा इसको, तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे इसको करना था। तो इसको करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जब ये यहां पर जाएगा तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी क्रॉस भी करेंगे तो सेंटर कहीं यहां कहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सेंटर जो है वो हमें कहीं ऊपर मिलने वाला है। अब अगर हमें सेंटर कहीं ऊपर मिलेगा, ध्यान दीजिए भाई, तो ये एक सर्कुलर पाथ होगा। जनरली स्टूडेंट से सॉल्व कर लेते हैं और क्या करते हैं इसके अंदर जो रेडियस है उसको b माइनस ए के बराबर कर देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना, क्यों? क्योंकि b माइनस ए के बराबर जो है रेडियस करोगे ना तो वो तब आता जब यहां पर क्या होता कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल जो है, कह लीजिए यहां पर प्लेन्स होते, मतलब ये भी ये दोनों पैरेलल होते तो फिर आप जो है कर सकते थे जिस तरह से आपको बताया गया। बट अब ऐसा यहां पर हमें नहीं करना है, हमें यहां पर बेसिक से करना है और हमें पता है कि यहां पर पाथ हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है। तो पाथ जो है यहां पर हो जाना चाहिए सर्कुलर। तो अब पाथ यहां पर सर्कुलर है तो देखिए ऐसे ही घूमेगा,
और फिर ये एंटर भी करेगा। ठीक है, तो घूमेगा और फिर ये एंटर भी करने वाला है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये सेंटर से पास करेगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो ये सर्कल बनेंगे तो ये क्या होंगे, एक तरीके से कह लीजिए इनका जो नॉर्मल होगा वो इनके सेंटर से ही पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को ये सर्कल जो है वो टच कर। तो अब देखिए जरा रेडियस जो है, यहां पर जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो हम मान लेते हैं कितना है, r। तो देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये जो है ये तो r नहीं होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। और बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट प्लस क्या आर करेंगे तो ना, तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है बी। अब यहां से इस इक्वेशन से बच्चों हम निकाल सकते हैं यहां पर बहुत आसानी से आर, तो हम आर निकाल लेंगे। देखिए कैसे मैं निकालूंगा आर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ रहा है बी माइनस आर के बराबर, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आ गया ए स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या 2br, ऐसा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, तो इसके अंदर देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और हमारे पास देखिए रेडियस की जो वैल्यू है वो आ रही है बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या 2b। तो ये हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ चुका है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। अब आपको बच्चों मिल चुका है रेडियस, तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी। कैसे, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम वी नॉट अपॉन क्यू बी। सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या है 2b। तो वी नॉट की जो वैल्यू है यहां पर आपको मिल रही है, एक तरह से ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी सच दैट पार्टिकल डू नॉट हिट द आउटर जो है रिंग। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमको चाहिए, तो ये हो जाएगी क्या बी स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर इंटू दिस क्यू बी अपॉन 2m v0 और ये रहा p। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ रही है मैक्सिमम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b, ये रहा क्यू बी और एक नीचे m। सॉरी ये v0 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये v0 यहां पर नहीं होगा। बताइए भाई, ठीक है। तो हमने क्या डाला क्वेश्चन को, क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो बोनी हो गया, बोनी क्वेश्चन था ये। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। एडवांस में आया 2013 के अंदर, कह रहा पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एन पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एक्स एक्सिस में एंटर्स अ रीजन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड normal to the xy plane. The region of the magnetic field extends from x equal to 0 to x equal to L for all the values of y. After passing through this region, the particle emerges on the other side after 10 milliseconds with the velocity this. The correct state is r. देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहां पर हमारे पास एक रीजन है, ये देखिए ये रहा हमारे पास एक रीजन, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है। ठीक है, तो देखिए ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए वेलोसिटी v क्रॉस भी करेंगे तो ऐसे ये आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ स्पीड से निकलेगा। तो पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q ये मूव कर रहा है,
और ये वेलोसिटी देखिए 4 आई कैप से एंटर करा, यहां पर जो वेलोसिटी है ये 4 आई कैप है। और अब यहां पर जो वेलोसिटी है इसके देखिए दो कंपोनेंट इसने दिखा दिए, एक है 2√3, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज 2√3, और जो ये देखिए परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं 2√3, और दूसरा कितना है 2। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कितना, हाउ मच, 2। ठीक है, तो ये 2। और टाइम स्पेंड जो है वो कितना है, जैसे यहां पर t इज इक्वल टू 0 था, तो यहां पर t की वैल्यू जो आ रही है कितना आ रहा है, मिली सेकेंड ना, 10 मिली सेकेंड। तो यहां पर 10 मिली सेकेंड है 10 की पावर -3। तो ये देखिए ये रहे हमारे पास टाइम। आ जाओ भाई, क्या हो गया। अब देखिए सिचुएशन हमें समझ में आ चुकी है, ऑप्शंस जो है उनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द z डायरेक्शन, इज इन माइनस z डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी यहां पर इस डायग्राम के अंदर किधर की तरफ मानी है, अंदर की तरफ मानी है। अगर मैं बाहर की तरफ मानता तो ये नीचे की तरफ जाता, तो फिर वेलोसिटी इस तरह से नहीं आती। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लस z डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया भाई। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस यूनिट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस यूनिट। तो आप क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे यहां पर। अब कैसे निकालें सर, टाइम स्पेंड तो पता ही है, तो पाथ यहां पर हमें पता है कैसा होता है ना। तो आइए जरा पाथ को ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो पाथ को ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ये आएगा, आण दे आण दे आण दे आण दे, इस प्रकार से यहां पर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आएगा और निकल जाएगा ऐसे। हम इस वेलोसिटी का ना एंगल जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एंगल, क्योंकि हमारे पास देखिए tan थीटा है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से इसका एंगल निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा Vy अपॉन क्या, Vx। तो Vy हमने देखा था कितनी थी, 4 थी, आई थिंक 4 थी, 2 थी, 2 थी सॉरी। तो Vy तो बच्चों 2 है, और अगर हम Vx की बात करें तो ये है 2√3, तो 2√3 यानी कि 1 अपॉन क्या, √3 आ रहा है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है यहां पर जो एंगल बन रहा होगा, क्योंकि देखिए 30 है, कि 90 होगा, तो ये 60 आएगा, तो ये हमारे पास 30 आना चाहिए। ये 60 आएगा तो ये हमारे पास 30 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए ये भी 90 डिग्री है। अब क्या करें सर, सेंटर पे एंगल पता चल गया, टाइम हमें पता चल गया, तो हमें क्या पता चल गया, ओमेगा पता चल गया। कैसे सर, ये देखिए जो थीटा होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री यानी कि π/6, और ओमेगा होता है QB/m, और टाइम बच्चों कितना है, 10 मिली सेकेंड, 10 की पावर -3। अब यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां से मेरे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, m इंटू पाई अपॉन 6QB, और ये 10 की पावर -2 हो गया, तो यहां पर 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 50m पाई अपॉन 3QB, सॉरी 3QB तो नहीं चाहिए, 3Q, तो 3Q हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन चेक करते हैं, 50m पाई अपॉन 3Q, 50m पाई अपॉन 3Q, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये नहीं होगा, बताइए क्लियर है। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्वेश्चन जो था उसमें हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली थी, लेकिन हमें पता है यार कुछ भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, बेसिक्स चेंज नहीं होते। तो बस हमने यहाँ पर क्या करा था कि थीटा देख लिया, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, जय लॉजिक लगाया कि अगर सेंटर पे एंगल पता चल गया तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो टाइम दे रखा तो मुझे ओमेगा पता चल गया, ओमेगा मुझे पता चल गया तो भैया काम खत्म हो चुका है, क्योंकि ओमेगा अगर पता चल गया है तो ओमेगा की वैल्यू QB/m होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए 2012 एडवांस का ये सवाल है। तो consider motion of a positive point charge in a region where there are simultaneous uniform electric and magnetic field.
तो साइमल्टेनियस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास है। तो दोनों की दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपको पता ही इसमें क्या होने वाला है। At t is equal to 0, the charge has a velocity v naught, v vector in the xy plane, making angle theta with the x-axis. Which the following is the option correct? Theta is the charge moves in a circle path. ये तो गलत है भाई। अगर आपने देखा, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये मेरे को लगा कि शायद ये एक्स एक्सिस की तरफ है। डायग्राम जरूर बनाए। तो आइए जरा डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना फेस हो, पता रहे कि भैया फील्ड किधर है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपको इधर की तरफ दे रखी है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास जे डायरेक्शन या वाई एक्सिस कह देते हैं और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों ई नॉट और बी नॉट जो है वो जे कैप में दे रखा है। t equal to 0, this charge has a velocity this in the x well making angle theta with the x axis। मतलब ऐसा कुछ, जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो बच्चों ऐसे है और इसका जो एंगल है वो है थीटा विद द एक्स एक्सिस। हाँ, तो अब देखिए पहला ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 0 है, द चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन द एक्स जेड प्लेन। तो अगर आप इसको थीटा को 0 रखते हैं तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो वी क्रॉस भी करेंगे तो ऐसे आएगा। तो ये पाथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ, किधर सर, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने वाला है विद सम क्या, एक्सेलरेशन। हाँ सर, विद सम क्या, एक्सेलरेशन। तो ये तो गलत हो गया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये सही होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर हमारे पास है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0, द चार्ज पर हेलिकॉप्टर इज कांस्टेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ये बिल्कुल सही है। इस तरह क्वेश्चन करा हुआ लग रहा है, करा हुआ। थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, द चार्ज अंडरगोस अ हेलिकल मोशन विद इट्स पिच इंक्रीजिंग विद टाइम अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द चार्ज अंडरगोस लीनियर बट एक्सेलरेट मोशन अलोंग द। बिल्कुल भाई, अगर आपने यहाँ पर 90 डिग्री से फेंका तो यानी कि फील्ड जिधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, उधर ही आपने चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, तो सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। ये देखिए यार, ये हमारे पास देखिए सिचुएशन है। By approximately matching the information given in the three columns of the following table, a charged particle electron proton is induced at the origin with given velocity v vector. A uniform electric field and magnetic field exist everywhere with the velocity v vector, the electric field E vector and the magnetic field are given by in the column 1, 2, 3. The quantities E naught, B naught are positive in magnitude. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, in which case the particle moves in a straight line with constant velocity. तो स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी कब मूव करता है, जब हमारे पास सिचुएशन ये हो, v क्रॉस b हमारे पास क्या हो, माइनस ई के बराबर हो, है ना। लॉरेंस फोर्स को हमने जीरो कर दिया। अच्छा अब देखना जरा कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। जैसे ये वेलोसिटी की चॉइस है मेरे पास कितनी, 4, तो 4 में से मैंने एक सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद मेरे पास कितनी चॉइस है, 4, और फिर मेरे पास कितनी चॉइस है, 4। तो ये 64 चॉइसेस या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो यहां पर अगर 64 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो भैया क्या, भैया दिक्कत है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या करना करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। क्योंकि अगर आप बच्चों हिट एंड ट्रायल अगर करते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 4 ऑप्शन, उन्हीं को चेक करना है। अगर आप ऐसे नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भाई वो तो फिर हो गए। तो आइए जरा हिट एंड ट्रायल करें, तो आपको पता जाना चाहिए कि भाई कब क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल करना होता है। तो हिट एंड ट्रायल का ही क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर ये 3 2 बार है, 4 और 2 है, तो ज्यादा चांस मेरे को 3 के लग रहे हैं, तो मैं 3 वाला चेक करता हूं। तो 3 वाले के अंदर वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, तो अगर इन्होंने वेलोसिटी दे दी है 0, उसके बाद क्या दिया है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड है Z में, और फिर उसके बाद क्या दिया है R, यहां पर R ये।
मैग्नेटिक फील्ड है y में। ऐसे में जो पाथ होता है दैट इज साइक्लॉइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में जो पाथ होता है दैट इज साइक्लॉइड। मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर, तो भाई उस केस के अंदर साइक्लॉइड होता है। अब सेकंड को कंपेयर करते हैं, 4 1s, 4 यानी कि ये 1 और यहां पर क्या s। तो देखिए वेलोसिटी हमारे पास है आई कैप में, क्रॉस b, मैग्नेटिक फील्ड किधर है k में, और इज इक्वल टू ये क्या है z में। तो भैया पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक बार इसको चेक कर लेता हूं, 2 3s, 2 3 और s। अब आइए जरा चेक करते हैं, v क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस सी। तो वेलोसिटी किधर है j कैप, क्रॉस b, बताइए जरा b किधर है, जल्दी बोलो b किधर है, k कैप में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भैया, माइनस आई कैप में। चेक करें जरा क्या फिट बैठ रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और उसका नेगेटिव करना है, तो इसका मतलब फिट बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है। देखिए फिर से समझिए, हमको ये प्रूव करना है कि जो v क्रॉस b है वो माइनस ई के बराबर है। तो इसकी ई की जो है ये माइनस है, बाहर एक माइनस भी होगा, तो इसके अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड देखिए रहा, v क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये देखिए v है और b है, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 90 डिग्री है, तो ये 2e0 आ जाएगा, है ना, 2e0 आ जाएगा। और 2e0 आ जाएगा, फिर क्या होगा उसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ e0 आ रहा है। तो डायरेक्शन वाइज तो ये सेट बैठ रहा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज भी जो है सेट बैठना चाहिए, तो वो यहाँ पर ये नहीं बैठ पाया। तो हम कहेंगे डायरेक्शन वाइज तो सही बैठ रहा था। अब बारी है इसकी 2 3s, 2 3, अच्छा मैंने 2 3s को ही चेक करा था, सॉरी, तो मैंने 2 3s को ही चेक करा था, तो वो तो नहीं बैठा, तो मेरे को इसको क्रॉस करना चाहिए था। अब है थर्ड, थर्ड में क्या है 3 3p, 3 3p, मतलब यहां पर आप 3 लीजिए, यहां पर 3 लीजिए और यहां पर p लीजिए। तो देखिए इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास माइनस एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड भी है माइनस एक्स में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे में जो पाथ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी बोला गया है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कर देगी। तो नन आ गया भाई हमारा, तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर रहेगा इसका क्या, नन। नन आ गया। तो देखिए हम जो क्वेश्चन हमारे सामने उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। आंसर रट रहे थोड़ा नहीं है, जय लॉजिक लॉजिक लगाना है भाई। जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसके हिसाब से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर किसी ऑप्शन में 2 मिसिंग होना चाहिए, ठीक है, बट हमें तो मतलब क्या है कि जो हमारे सामने क्वेश्चन है उससे। नेक्स्ट देखिए, इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब अ हेलिकल पाथ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो करा ऐसे कुछ, लेट अस सपोज थीटा एंगल पर। तो ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब अ हेलिकल पाथ विद एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर जो पाथ होने वाला है, यहाँ पर देखिए v इधर है, v cos थीटा इधर की तरफ है, v sin थीटा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, तो आप जब क्रॉस करेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा, तो ये अंदर की तरफ आने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह राइट साइड, जिसकी वजह से ये राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होने वाला है, ये राइट साइड मूव करने वाला है, और एक्सिस इसकी कौन सी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ही है। तो इसका मतलब पाथ जो है वो एक हेलिक्स है विद इंक्रीजिंग पिच है। ठीक है, तो इन विच केस द पार्टिकल डिस्क्राइब हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो बस ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में हो पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता है, तो इसके अंदर जो है ये अभी जैसे फोर्स इस पर मैग्नेटिक अंदर की तरफ लग रही थी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इस पर बाहर की तरफ लगेगी। अगर इस पर फोर्स बाहर की तरफ लग गई और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, तो उसकी वजह से फोर्स लग जाएगी इस पर लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड जाने लग जाएगा। और ये अगर पॉजिटिव z डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ये फिर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव z डायरेक्शन होनी। तो बस ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। 4 1 s, देखिए 4, ये देखिए 1, और ये रहा s, है ना। तो 4 1 s जो है हमारे पास 4 1 s। हाँ, अब देखिए 4 1 s के अंदर ये देख लो, ये चेक कर रहा हूं, ये भी z है, ये भी z है। तो अगर ये दोनों के दोनों z हैं और ये किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में x, तो भैया ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच कर ही गया। तो ये तो हमारा आंसर आ ही गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास z डायरेक्शन के अंदर ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका है। चलो लेकिन तब भी बाकी चेक कर लेते हैं। 3 3 p, तो 3 3 p भी चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर p है। ये देखो ये सेम आ रहा है, लेकिन नेगेटिव x में आ रहा है, रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड हो गया। नेक्स्ट देखें भाई, 2 2 r, 2 2 r, 2 2 और यहाँ पर क्या r, अरे भाई यहाँ पर y आ रहा है, z होना चाहिए था, रिजेक्टेड। ठीक है ना, रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। अगला देखिए 4 2 r, 4 2 r, 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या r। ये देखिए जरा इनको मैच करिए, फिर से मैच नहीं कर रहा, खत्म। सो बच्चों हो गया है, यहाँ पर ये भी हमारा रिजेक्टेड आ गया है। ठीक है, तो आखिरी वाला भी रिजेक्टेड आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। In which case would the particle moves in a straight line along the negative direction of y-axis, that is move along y cap, minus y cap. So in which case the particle moves in a straight line along the negative direction of y. Straight line है, याद रखिए, 2 2 q, straight line. तो 2 2 q, तो इसके अंदर देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए हमने एनालिसिस ऑलरेडी करी थी, और उसके अंदर हमारे पास आंसर क्या था, इन विच के पास स्ट्रेट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके अंदर नन आ रहा था हमारा पास आंसर। तो स्ट्रेट लाइन की तो हमने एनालिसिस कर रखी है ऑलरेडी। तो इन विच केस द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी एज सच मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा। तो 2 2 q, 2 2 q, है ना, 2 2 q। तो देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, जिधर वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये परपेंडिकुलर, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए हमने देखा था v क्रॉस b माइनस c के बराबर आ जाए, वो तो आ ही नहीं रहा है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं बल्कि एक्सेलरेटेड जाना चाहिए, तो उस केस के अंदर जो है ये डायरेक्शन जो है वो माइनस y कैप की होती, जो कि है। लेकिन ये जो है ये प्रॉब्लम कर रही है, ये क्या करेगी, ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो उसे घुमा देगी, तो इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए 3 1 r, तो 3 है, 1 है, और यहां पर क्या है, r है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, होता ही नहीं भैया इसमें तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला ना। नेक्स्ट देखिए 4 1 s, 4 है,
1 है और S से। हाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में, लेकिन क्या है कि वो यार डायरेक्शन जो सेम है वो क्या है, वो तो Z डायरेक्शन है। हमें -y चाहिए, -y चाहिए, तो देखिए ये भी रिजेक्ट हो गया, तो अब आंसर इसमें मैच कर जाना चाहिए, तो चेक कर ही लेते हैं। 2 1 P, 2 1 और P, देखिए ये रहा 2, ये रहा 1 और ये रहा P। तो इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जो वेलोसिटी है वो किधर है, y कैप में है ना, यही है 2 1 P, हाँ जी, तो y कैप में है, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड Z में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस में। तो देखिए इसमें क्या होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर से है, और हमें पता है कि भैया B क्रॉस B जो है वो -E के बराबर तो आएगा ही नहीं, मतलब डायरेक्शन आ जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो बैलेंस हो नहीं पाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड बैलेंस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो एक वाली जो वैल्यू है वो अलग आ जाएगी दूसरे से। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर V क्रॉस B और E में चेक कर रहा हूँ, V क्रॉस B निकालता हूँ, V क्रॉस B, तो ये आएगा J क्रॉस -I। तो क्या होता है, ये होता है J क्रॉस I होता है माइनस के, तो ये K क्या पा रहा है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए क्या है, वो भी K कैप में है, तो इसका मतलब डायरेक्शन वाइज तो एक दूसरे के ऑपोजिट है फोर्सेस, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड बैलेंस नहीं हो रहा, तो एक फोर्स जो है वो एक तरीके से बच सी जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि पार्टिकल जो है वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन में आराम से यहाँ पर ये मूव कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये अनबैलेंस फोर्स बच रही है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है, मतलब नेट जो लॉरेंस फोर्स हम निकालेंगे वो आ रही है जैसे Q V क्रॉस B और प्लस QE, तो ये जीरो नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, कांस्टेंट फोर्स एक अनबैलेंस्ड बच रही है, तो जब हम V क्रॉस B करते हैं और वो इससे कैंसिल होता है तो कुछ फाइनाइट सा वैल्यू बच रहा है, अब बच रहा है तो वो हमारे पास एक तरीके से नेट फोर्स हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, उससे एक्सेलरेशन होगी, स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ पर बात बन गई, ठीक है ना, तो ये सही है। तो -y कैप में कह रहा है कि मूव करे, ये भी चेक कर लेता हूँ। तो ये जो फोर्स आएगी, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ये बड़ा आ रहा है ना, ये बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है 2E0, तो ये बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीत रहा है, तो बस सही है। चलिए फिर हो गया, आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो बकवास कुछ करवा रखा है फालतू। 10 नंबर का सवाल भाई, 10 नंबर, ये करके दिखाएं। तो देखिए रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 and x equal to L is filled with the uniform steady magnetic field B naught K cap. A particle of mass m, positive charge q and velocity v naught travels along the x-axis. तो रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, और क्या है, x इज इक्वल टू L है। इस फील्ड यूनिफॉर्म स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड B naught K cap, ठीक है, यानी कि ये कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, डॉट। ठीक है, डॉट। तो पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी v naught travels along x-axis, ऐसे। So region between x equal to 0 and x equal to L is filled with the uniform steady magnetic field B naught K cap. A particle of mass m, positive charge q and velocity v naught travels along the x-axis and enters the region of magnetic field. Neglect the gravity throughout the question.
Find the value of L if the particle emerges from the region of magnetic field with its final velocity at an angle of 30 degree. L बता दो। तो आइए जरा, ये देखिए ऐसे घूमेगा और यहां पर बच्चों अगर ये 30 डिग्री पे निकल रहा है तो मैंने आपको समझा रखा है कि अगर ये 30 डिग्री पे निकल रहा है तो मैंने आपको क्या समझाया कि इसका मतलब ये होगा कि जो सेंटर होगा वहां पर भी 30 डिग्री एंगल बन रहा होगा। इसका मतलब तो ये, तो आपको बस क्या करना है, L बताना है। ठीक है, तो L क्या है, ये तो आप देख सकते हैं L ये है, ये R है, ये L है। तो R साइन 30 डिग्री ये होना चाहिए L, और R की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, mv/q होगी। ठीक है, तो हमें यहां पर मास दे रखा, सब कुछ दे रखा, तो खत्म ही हो गया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट का आंसर आ गया R यानी कि mv0 अपॉन q v0 हाफ। ये हमारे पास बच्चों आ चुका है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Find the final velocity of the particle and the time spent by it in the magnetic field if the magnetic field क्या है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो सेकंड पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट तो कर ही लोगे और दूसरा भी हो ही जाएगा भाई। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि इनकम्प्लीट था, मैं उसे कंप्लीट कर देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड दे दी है इज B0। तो टाइम स्पेंड कैसे निकालोगे, ऐसे सोच लो। तो टाइम स्पेंड अब कैसे निकालोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई है, तो आंसर कैसे निकलेगा यहां पर। तो भैया टाइम चाहिए था तो ये थीटा बाय ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओ भाई साहब थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 डिग्री है यानी कि π/6, और ओमेगा क्या होता है, QB/m। तो ये है टाइम स्पेंड। तो आपने टाइम स्पेंड भी निकाल लिया, हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यार, रेडियस पूछ रहा है ये, तो यार आराम से आप निकालोगे, mv/qb। आई थिंक अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन बीम, आल्सो फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। देखिए सिंपल ही है, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, v cos थीटा इनटू क्या, टाइम पीरियड। ये भी आप आसानी से निकाल लोगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, v mv बाय क्या, qb। तो ये रही आपके रेडियस। तो ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट हमारे पास है, और यहाँ पर थीटा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर राइट साइड में है हमारे पास लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल को वेलोसिटी दी गई है, लेट अस सपोज यहाँ पर v0 और ये दिया गया है एंगल थीटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूले आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 984 में 8 नंबर का सवाल। भैया एडवांस के सवाल कर रहे हैं आप, एडवांस के सवाल कर रहे हैं तो आराम से ओलंपियाड स्टेज 1 कुछ भी नहीं है उसके साथ, आराम से हो जाएगा। तो चलिए देखिए रहा, particle of mass this charge q enters the region of uniform magnetic field, one test on the speed of the magnetic field is directed along the inward, ठीक है भैया, leaves the, ठीक है। सबसे पहला फाइंड द डिस्टेंस EF एंड एंगल थीटा। देखिए जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर ये जाएगा। कैसे सर, लो प्रूव करके दे देते। तो देखिए ये रहा एक रीजन मैग्नेटिक फील्ड का, सो दिस इज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए चार्ज पार्टिकल एंटर मार रहा है, एंट्री कर रहा है 45 डिग्री। तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस v करेंगे तो सेंटर बच्चों यहां कहीं आएगा। अब अगर सेंटर यहां आ गया तो पाथ कैसा होने वाला है इसका, ऐसा कुछ, और यहां पर आके ये 90 डिग्री ही होगा। वेलोसिटी जो है दैट विल बी लाइक दिस 90 डिग्री। तो ये चीज क्लियर है, ये 90 डिग्री होगा।
ये एंगल हमारे पास आ गया थीटा, सेम स्पीड से जाएगा। अब यही है कि 45 डिग्री कैसे आ रहा है, देखिए ये 90 है, ये हमारे पास बच्चों 45 डिग्री है, ये दोनों सेम होंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो ये क्या बचा 45 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर हमने थीटा निकाल लिया कितना 45 डिग्री। और आपको ये डिस्टेंस चाहिए था तो देखिए ये r है, ये r है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस जो EF पूछ रहा था, ये हो जाएगा 2f या सॉरी 2r cos क्या 45 डिग्री, यानी कि ये बच्चों कितना है √2r। तो ये आपको √2r मिल रहा है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, if the direction of the field is along the outward normal to the plane of the paper, find the time spent of the particle in the region of the magnetic field after entering it at E। मतलब टाइम स्पेंड की बात कर रहे हैं। देखिए टाइम स्पेंड के लिए आपको क्या करना है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसने रिवर्स कर दी तो सेंटर कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं पीछे बनेगा, और ये पाथ जो है वो कुछ इस प्रकार का लेने वाला है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लेने वाला। तो इसको भी अगर हम ड्रॉ करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि डायरेक्शन वगैरह हमें क्लियर रहे। तो देखिए ऐसे एंटर कर रहा है और अब सेंटर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों क्यों चेंज हो जाएगा भाई, क्यों क्यों हाँ भाई, सेंटर क्यों चेंज हो जाएगा भाई, सेंटर इसलिए चेंज हो जाएगा बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पाथ इसका देखिए कैसा होने वाला है, ऐसे के देखिए एंटर करेगा और ऐसे आएगा, ये रहा इसका सेंटर। तो देखिए सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम आपने सही बना लिया ना बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर डायग्राम सही बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगर यहां पर आप टाइम स्पेंड निकालना चाहते हो तो ये देखिए जरा, ये एंगल आपको दिया हुआ था 45 डिग्री, ठीक है, और ये वेलोसिटी है 90 डिग्री पर, तो ये 45 आ गया। अगर ये 45 तो ये भी बच्चों 45, तो ये वाला एंगल कितना है वो निकाल लेते हैं। 2 पाई में से 45 होता है π/4, तो π/2 माइनस करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा 3 π/2, 4 माइनस पाई ना, तो 3 π/2, तो 3 π/2 एंगल आ रहा है। तो बस बच्चों अगर ये आपने टाइम निकाल लिया ना, सॉरी एंगल निकाल लिया ना, तो टाइम ही निकल गया, क्योंकि थीटा क्या होता है ओमेगा टी, तो हमें टाइम चाहिए तो याद आएगा θ/ω। तो कितना एंगल इसने स्पेंड करा भैया, कितना घुमाया अंदर 3 π/2, और ओमेगा से हम डिवाइड कर दें। ओमेगा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, ओमेगा क्या है बोलो, बोलना जरूरी है, QV/m। तो ये देखिए ओमेगा आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने दोनों के दोनों कर डाले, ठीक है। 8 नंबर का सवाल था, डेटा दे रखा बेटा, डेटा दे रखा बेटा। आगे नेक्स्ट, भाई साहब 600 वोल्ट करो भाई जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 600 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ये है 3 मिलीमीटर। An electron is projected vertically parallel to the plates with the velocity this moves undeflected between the plates when the magnitude and direction of magnetic field in the region between the condenser neglect as a charge on the बच्चों वाला सवाल। V क्रॉस B is equal to माइनस E वेक्टर। अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो वेलोसिटी हमें दे रखी है, यस 2 × 10⁶ मैग्नेटिक फील्ड, और जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर होती है σ/ε0। तो σ/ε0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, कह लीजिए एक तरीके से जो कंडेंसर है, लेकिन अब वही है σ/ε0 की जगह कुछ और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, या फिर कहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻³ और ये रहा बच्चों E। अब आप ये E अगर यहाँ पर निकाल के यहाँ पर वैल्यू डाल दो, ये E तो है,
या फिर इसको ई के बराबर कर दें। तो जब आप इसे ई के बराबर करोगे तो क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो निकल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल। अच्छा ये देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल, एक चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कल में कंसीडर जा रहा है। A particle of mass m carrying charge q moving in a plane with same speed v under the influence of magnetic field. The magnetic moment of this moving particle. तो ये मूविंग पार्टिकल v स्पीड से मान लो मूव कर रहा है, इसका चार्ज है q। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आइए आपका इंतजार था। तो चार्ज डिवाइड बाय क्या, टाइम पीरियड इनटू क्या, एरिया। तो चार्ज है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय क्या, वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऊपर आ गई, 2 पाई r बाय वेलोसिटी टाइम पीरियड आ गया, और एरिया बच्चों क्या होगा, पाई r का स्क्वायर। तो मेरे पास देखिए वैल्यू आ रही है क्यू वी आर और नीचे 2, ये मेरे पास म्यू आ रहा। लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो आंसर दे रखे उसमें हमारे पास रेडियस नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसीडर्ड टू बी करंट लूप। अ पार्टिकल मास m carrying charge q moving in the same plane with speed v under the influence of magnetic field। अच्छा अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो आप रेडियस को क्या लिख सकते हो, एम वी अपॉन क्या, क्यू बी। और अब यहां से आप रेडियस की जो वैल्यू है वो बच्चों यहां पर वैल्यू डाल दो। तो एम क्यू वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम क्यू वी स्क्वायर अपॉन क्या, 2 QB। ये आ रहा है, क्यू क्यू कट जाएगा, रेडियस की फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी डाला है। तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2B। ऑप्शन देखते हैं, इसने क्या करा, बी वेक्टर से मतलब बी कैप से इसने मल्टीप्लाई करा हुआ है। जैसे कि आंसर आ गया ना, तो देखो यहां तक तो पहुंच ही गए, कहां तक पहुंच गए, एम क्यू, क्यू तो कट गया सॉरी, एम वी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन क्या, 2B। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं क्या होगी। अगर ये मान लीजिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये अंदर की तरफ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तभी तो ये देखिए जरा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बी क्रॉस बी कर रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहा है। अच्छा इसका लेकिन डायपोल मोमेंट किधर है, वो बाहर है, ध्यान से सुनिए जरा। डायपोल मोमेंट इस चार्ज का किधर है, बाहर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किधर है, अंदर। तो दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो इसके साथ अगर आप बी कैप भी लगा देते हो, जैसे बी कैप आपने लगा दिया, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आंसर सी आ रहा है ना, माइनस लगाना पड़ेगा। तो सी हमारे पास आंसर मैच कर, सी सॉरी सॉरी स्क्वाड्स, डी 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 मैच कर। सो डी इज मैचिंग प्रॉपर्ली। ये बी कैप है ना, बी वेक्टर बाय बी, बी वेक्टर बाय बी। आगे देखिए नेक्स्ट, पी वाई क्यूज ही है भैया सारे के सारे, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। A wire A bent in the shape of an arc of a circle carrying current 2 ampere having radius 2 cm. Another wire B also bent the shape of an arc of a circle carrying a current 3 ampere having the radius of 4 centimeter are placed as shown. The ratio of the magnetic field due to the wires A and B at the common center is. तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन क्या होता है, 4 पाई आर। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। हो गया, ठीक है। ये भी देखो जरा, बेंजीन हेक्सागन है,
और बोल रहा है कि फील्ड निकालो इसके सेंटर पे। तो अगर हम इसकी फील्ड जो है निकालना चाहते हैं सेंटर पर, नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे दिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 50। करंट आई जो है वो आपको दे दिया है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसके अंदर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे आएगा। जैसे इस पर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये साइड मान लीजिए ए है, तो सारी की सारी क्या है ए है। अब ये देखिए बच्चों एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 60 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप जब यूज करते हो म्यू नॉट आई अपॉन क्या 4 पाई ए, और यहां पर बच्चों लगाते हो आप साइन अल्फा प्लस क्या लगाते हो साइन का बीटा। तो ये जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आपको लेना चाहिए, ये ए है, तो ए का कॉस 30 डिग्री, तो ए कॉस क्या 30 डिग्री ऐसे। और फिर यहां पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 2 साइन 30 डिग्री, क्योंकि अल्फा बीटा के हैं बराबर। तो ये आपने निकाल ली है मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन हेक्सागन कितना है, ये हमने निकाली, 6 टाइम्स कर दो, और टोटल आंसर क्या हो जाएगा 50 इंटू 6 भी, ये 50 से जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया आपको, कॉइल है ना, उसका आपको साइड दे दिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्वल टू साइड 10 सेंटीमीटर, हाँ ये आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, उसका साइड दे दिया, साइड है ना, और टर्न्स भी दे दी, फिर 50 आपके पास यहाँ पर टर्न्स है। तो अब आपके पास आंसर आ गया है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई आगे। हाँ भाई ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सर आप ना एनएससीपी के भी करा दो। लो भैया एनएससीपी के करा दो, एनएससीपी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनएससीपी का क्वेश्चन कंसीडर, क्या करना भैया, करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग थिन वॉल्ड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विद अ थिन लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट ऑफ विड्थ, बहुत छोटा, ठीक है, रनिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, द मैग्नेटिक बी प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए ऐसा कुछ है, देखिए ये एक ना हमारे पास क्रॉस सेक्शन है इस प्रकार। करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग थिन वॉल्ड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस है कुछ आर, विद अ थिन लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ के लॉन्ग स्लिट ऑफ विड्थ दिस, और ये बहुत बहुत छोटी है कंपेयर टू दिस रेडियस, running parallel to the axis of the cylinder, the magnetic action at B at any point on the axis of the cylinder is approximate। मतलब यहां पर देखिए ऐसे कुछ करंट है, अब देखिए ये ऐसा करते हैं, दो करंट हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये दोनों करंट, इसकी और इसकी वजह से यहां पर देखिए फील्ड क्या होगी, एक इसकी वजह से देखो ऊपर आ रही है और इसकी वजह से बच्चों नीचे आ रही है, यानी कि एक दूसरे को खा गए। और ये वाले सर ये भी खा गए, अच्छा ये वाले सर ये भी खा गए, तो भैया सब कुछ एक दूसरे को खा जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडा। ये कर लिया खुश भैया एनएससीपी। लो एक और एनएससीपी क्या लिखा है, एन इंसुलेटेड रॉड ऑफ लेंथ एल कैरीज अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स लेंथ, द रॉड इज पॉइंटेड एट द मिड point and rotated at a frequency this about an axis perpendicular road passing through। अब बच्चे देखिए ये रहा एक रॉड, इसको आपने इधर घुमा दिया, कितनी फ्रीक्वेंसी से एफ से, तो ओमेगा जो होता है वो क्या होता है 2 पाई एफ, तो आपने 2 पाई एफ से घुमा दिया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, और आपको पता है कि जो म्यू बाय एल होता है दैट इज क्यू बाय 2m,
तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 2m इंटू एल। तो Q इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, कैरी द चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइड बाय दिस 2m, और L की वैल्यू है ml स्क्वायर, ओमेगा कितना होता है 2 पाई f अपॉन क्या 12। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए, पाई आएगा, Q आएगा, m तो कट ही जाएगा, f का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी L का स्क्वायर आ जाएगा, f आ जाएगा 12 आ जाएगा। ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। NSCP। नेक्स्ट देखिए NSCP। What is the magnetic induction B at the center O of the semicircular arc if a current is carried by करो भाई, the radius of curved part is देखो, तो ये सिंपल सा सवाल हो गया है। इस प्रकार से देखिए, यहां पर करंट आ रहा है ऐसे, ये स्ट्रेट वायर जो है उसकी वजह से करंट देखिए ऐसे, तो फील्ड किधर होगी, बाहर। कैसे साथ देखिए, अंगूठा करंट की तरफ घुमाया, ठीक है, जब फिंगर ये स्क्रू रूल लगाया बाहर, और इधर देखिए किधर है, बाहर। तो इसका मतलब ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं। तो इस सेमी इन्फिनाइट की वजह से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ये जो अभी आपको पिंक कलर की जो वायर दिख रही है इन्फिनिटी तक, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो पिंक कलर की वायर जो आपको दिख रही है इन्फिनिटी तक, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एक की वजह से फील्ड कितनी होगी, एक की वजह से फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और दो की वजह से क्या आ गई, इंटू 2। तो बच्चों ये जो लिखा है ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास आ गई। अब कर्व्ड की वजह से क्या होती भाई, कर्व्ड की वजह से क्या होती है, कर्व्ड की वजह से क्या होती है, सही जवाब म्यू नॉट आई अपॉन, ये भी कर्व्ड क्या, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, थीटा की वैल्यू क्या है पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ जाना चाहिए। अब इनको ऐड कर दो, आंसर अब तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। NSCP, ठीक है भाई, हो गया। एक और NSCP पकड़ो। In an inkjet printer, an ink droplet of mass m is given negative charge q by computer controlled charging unit. The charge droplet then enters the region between the two deflecting parallel plates of length L, separated by distance d, with a speed v. ठीक है। All over this region there exists a uniform downward electric field. तो एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। Neglecting the gravitational forces on the droplet, the maximum charge that can be given to this droplet so that it does not hit any of the plates is. तो देखिए, जब इसको हिट करने वाला होगा, ठीक है, यहां पर मान लीजिए जैसे हिट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है मतलब जस्ट हिट करे, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम चार्ज इस पर कितना दे सकते हैं। तो देखिए, जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, टाइम कितना लग रहा है, देखो यहां पर टाइम कितना लग रहा है, मैं वो निकालना चाह रहा हूं। देखिए टाइम कितना लगेगा, देखिए जरा, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूं, इसको पहले कॉपी कर लेता हूं। तो कितना टाइम लगेगा भाई, तो यहां से भैया यहां जाना है, टाइम होगा, डिस्टेंस कितना है L, डिवाइड बाय स्पीड कितनी भी, और इतने देर में इसको यहां तक चलो पहुंचना है। अब ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो इसके लिए मिड पॉइंट है या फिर ये D है, तो कहां से फेंका गया, the charge droplet enters the region between the two deflecting metals of the answer separated by distance d, see figure below, with speed v, ठीक है। तो आप जो है इसको डिस्टेंस कितना मानेंगे, d/2 मान लेते हैं, ठीक है, d/2 डिस्टेंस जो है
यहाँ पर दिख रहा है तो हम इसको d/2 मान लेते हैं। तो ये d/2 है, तो d/2 क्या होगा, हाफ at², है ना। तो देखो क्या आ गया, d कट गया, 2 कट गया, a एक्सेलरेशन की क्या होगी, q इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय m, और t² यानी कि L²/v²। तो q चाहिए था, तो dmv² अपॉन क्या आ रहा है, q इंटू L²। तो q की वैल्यू आ रही है dmv² अपॉन, यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, चेक कर लेता भाई, q चाहिए था, हाँ तो डिवाइड बाय ई होना चाहिए था, सॉरी EL²। ऑप्शन देखो, EL² नीचे, ऊपर mv²d, EL² नीचे, ऊपर mv²d, आर NSCP 2019 का सब। देखो भाई सिंपल सी चीज है, ये अगर राइट साइड जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, उतने देर में ये यहां तक जस्ट पहुंच जाए, हम वो केस निकाल लेते हैं। तो इससे जो जो चार्ज आया इससे कम चार्ज होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी तो बच ही जाएगा। तो इससे ज्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा चार्ज हुआ तो व्हाट विल हैपन कि ये जाके हिट कर जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब देखिए सिंपल सिंपल छोटे सवाल, यहाँ पर हाफ at² क्यों लगा है, यहाँ पर ये क्यों लगा, ऑब्वियस सी बात है, इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस कर ही लेंगे, ऐसा यूनिट। तो आप फॉर्मूला ये यूज कर लीजिए, B = μ0 Ni, ठीक है, तो ये यूज कर लेते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये है μ0। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट इनटू लेंथ, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आना चाहिए, करंट, यानी कि एक तरह से एम्पियर की बात हो रही है। तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इनटू लेंथ कर दीजिए, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा करंट इनटू क्या, लेंथ। और अब देखिए ये फ्लक्स हो जाएगा, और फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, वीबर। तो ऊपर आ गया फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वीबर उसके ऐसा यूनिट है, और नीचे एम्पियर इनटू लेंथ, बिल्कुल सही। तो फोर्थ आ गया NSC। करिए, a rectangular loop carrying a current is placed in uniform magnetic field, the net force acting on the loop, भैया rectangular loop carrying current is placed in uniform magnetic field, the यही है क्वेश्चन, क्या सिंपल है, नेट फोर्स 0 ही होगी, क्योंकि उसको आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करोगे, लेकिन क्या है कि स्ट्रेट वायर के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगी वो वहीं की वहीं होगी, तो खत्म, 0 आ रहा। थोड़ा सा देखते हैं ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की थ्योरी जो है वो थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर क्या क्या हमें देखना होगा, ठीक है, जिसके अंदर जैसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, रिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेट्स, ठीक है ना, तो इनकी हम थ्योरी जरा फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं भाई। देखिए अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, लेकिन जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, और एक हो गई हमारे पास रोटेशनल एक्सिस, तो ये रही हमारे पास रोटेशनल एक्सिस, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हम कुछ कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये प्लेन है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे कुछ नीचे है हल्का सा,
तो ये जितना नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? डिप। डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज एंगल विद द एंगल किसका? एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द क्या? विद द हॉरिजॉन्टल। ये होता है डिप। ठीक है, और ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो देख, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? जो मतलब कहिए अर्थ को अगर हम एक जाइंट मैग्नेट से रिप्लेस करें, जैसे देखिए जाइंट मैग्नेट से रिप्लेस करते हैं, अर्थ को हमने एक जाइंट मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया, जैसे ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल। तो अगर अर्थ को आपने एक जाइंट मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया तो उसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है, कुछ 11.5 डिग्री ये जो है एंगल हमारे पास आता है। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अगर हम उनको ड्रॉ करें तो दे विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। अच्छा, अब ये पोल का भी जो झंझट होता है उसको भी समझ लो जरा। तो देखो ये जिप्पी, एक हमने जिप्पी न्यूडल यहाँ पर ऐसे बनाया। इक्वेटर तो समझते ही हो, अर्थ के दो हिस्से करने वाला। क्या है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, इनके बीच का कुछ एंगल है, और ये हमारा एक तरीके से ये जो लाइन आप देख रहे हो इसे हम कहेंगे क्या? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। हम्म। अब देखिए डिप क्या थी? वो था कि भैया किसी जगह पर हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड कितना नीचे है उसे हम क्या कह रहे हैं? डिप। लेकिन देयर आर सम अदर टर्म्स आल्सो, डिक्लिनेशन होता है एक, ठीक है ना, तो वो भी समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत टू दी पॉइंट में आंसर आपको दे देता हूं। जैसे मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? ठीक है, और एक होता है ज्योमेट्रिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब है प्लेन। ठीक है, तो दो प्लेन हम एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, एक है ज्योमेट्रिकल और एक है मैग्नेटिक। तो देखिए प्लेन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। इन ऑर्डर टू डिफाइन अ प्लेन, या फिर ऐसा करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? हाउ मेनी पॉइंट्स टू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन? आंसर क्या है? 2। हाउ मेनी पॉइंट्स टू डिफाइन अ प्लेन, नीडेड टू डिफाइन अ प्लेन? हाउ मच? 3 नॉन क्लिनियर। ठीक है, सो 3 चाहिए नॉन कोलिनियर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक मैंने आपको लाइन दे दी, इफ you have one line and one point not on the line, then can you find a unique plane? मतलब एक खास प्लेन, एक ही प्लेन मिलने वाला है। आंसर क्या होना चाहिए? यस। क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन जो होगी उस पर उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हो गए स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए, और एक पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहा, वो तीसरा पॉइंट हो गया। तो यस, तो हम यहां पर ये चीज मान गए। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए लाइन क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके लिए पॉइंट क्या है?
गिवन पॉइंट, जहां पर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए, गिवन पॉइंट। इसी प्रकार से इसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन, लाइन क्या है और इसके लिए पॉइंट क्या है। देखिए पॉइंट है गिवन पॉइंट, और लाइन क्या है, ज्योमेट्रिक एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो देखिए टू दी पॉइंट मैंने आपको मैग्नेटिक मेरिडियन बता दिया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बता दिया। मतलब कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक मेरिडियन डिफाइन करना है, जैसे मैंने कहा कि देखिए स्टूडियो के अंदर यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो एक पॉइंट हो गया, और एक हम कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना था तो एक हम लाइन कंसीडर करेंगे जो कि होगी मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ है वो एक लाइन होगी और ये पॉइंट हो गया, तो इनसे पास करने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन निकालना है तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो है वो एक पॉइंट यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, और अर्थ के एक्सिस से पास करने वाला, रोटेशनल एक्सिस से पास करने वाला प्लेन जो कि इस गिवन पॉइंट से पास कर रहा है वो हो जाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको समझे कैसे, मतलब ये समझिए कि कोई भी जैसे मेरिडियन है, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा वो अर्थ के दो हिस्से कर रहा होगा। कैसे सर, ये देखिए अर्थ है ये, तो आप ऐसे इसको काटो, आप इसको ऐसे काटो, आप इसको ऐसे काटो, जैसे मर्जी काटो, आप हमेशा जो है अर्थ के दो हिस्से कर रहे हो, ये तो क्लियर है। तो हम ऐसा करते हैं, एक ये प्लेन कंसीडर करते हैं, ये वाला, ये रोटेशनल एक्सिस से पास करने वाला प्लेन। तो ये देखिए रोटेशनल एक्सिस से पास करने वाला जो प्लेन होगा काइंड ऑफ इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास एक प्लेन है, और जो अर्थ की कह लीजिए एक तरह से रोटेशनल एक्सिस है, उसी से चलो हम इसको पास करवा देते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी से इसको पास करवा रहा हूं। तो अर्थ कैसी है यहां पर, ऐसे कुछ, ठीक है, मतलब यहां से कुछ पार्ट इसका ऐसे निकल रहा है, और इसको घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली घुमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो वो प्लेन जो है अर्थ के हमेशा दो हिस्से करेगा, ठीक है ना। अर्थ ऐसे में ये सोचो, जैसे समझाता हूँ, ये देखिए ये जो हमारे पास है ये एक प्लेन है, ये प्लेन जो है ना ये अर्थ के मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, कहने का मतलब ये अर्थ के दो हिस्से करेगा। तो ये रोटेशनल एक्सिस अगर है, ये है हमारे पास जियोमेट्रिक या फिर रोटेशनल एक्सिस बोल देता हूँ, अर्थ इसके पास अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा को आप जितना मर्जी करो, ऐसे ऐसे घुमाओ, इसको जब घुमाओगे तो अर्थ के दो हिस्से होंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, बस सिंपल सी बात। प्लेन पासिंग थ्रू द rotational axis and passing through the given point is the geographical meridian at that point. Geographical meridian का simple सी definition है, plane passing through this rotational axis. rotational axis से जो plane pass कर रहे हैं वो सारे के सारे geographical meridian होंगे, और जो गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा वो होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। इसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा वो भी यही है, इसी तरह से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन क्या होगी। जनरल मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, और मैग्नेटिक मेरिडियन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज मैग्नेटिक मेरिडियन which is passing through this point is actually a plane which is passing through this point, a given point, and the magnetic axis of the earth, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ से भी वो पास कर रहा हो। तो अब यहां पर एक हम टर्म डिफाइन कर देते हैं, डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन क्या होता है, तो डिक्लिनेशन का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट गिवन पॉइंट, एट गिवन
पॉइंट। ठीक है, तो इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिक्लिनेशन की डेफिनेशन, और डिप की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी एक तरीके से कहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर आप निकालना चाहते हो तो आप डिप बता दो कि डिप कहाँ कितनी है, डिक्लिनेशन बता दो कितनी है, और एक जो है BH बता दो, तो ये एक तरह से पूरी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन हो जाती है। तो हम इसे कहते हैं पैरामीटर्स ब्रदर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या अर्थ। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारे पास पैरामीटर्स, डिप है, डिक्लिनेशन है, BH है, दीज आर पैरामीटर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के क्या है, पैरामीटर्स, डिप, डिक्लिनेशन और BH। BH जो है वो सिंपली निकल जाएगा, कैसे, BH जो हो जाएगा दैट विल बी B cos डेल्टा, बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पर देखिए जरा, डिप बताई थी, तो ये BH क्या होगा, ये होगा, दिस विल बी BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, ये वर्टिकल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, वो हमारे पास क्या है, टिप है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B cos डेल्टा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनसे क्या होता है, हम पूरी की पूरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। डिप क्या है, फिर से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो डिप है। ठीक है, और रोटेशनल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल 11.25 डिग्री है, 11.5 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि नॉर्थ पोल किसे बोला जाता है और साउथ पोल किसे बोला जाता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अर्थ जो है, मैग्नेट जो होता है, मतलब कंपास का जिधर पॉइंट करता है नॉर्थ पोल, कंपास का मैग्नेट का नॉर्थ जिधर पॉइंट करता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ नॉर्थ पोल, दिस इज आवर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ऐसा देखिए क्यों है, बिकॉज आपकी जो मैग्नेट है, जैसे कोई लेमैन है, मान लो इसको आपने पकड़ाया, ले भाई ये कंपास ले, कंपास का ये रेड रेड कलर का तू देख रहा है ना, ये है नॉर्थ पोल। चल अब नॉर्थ पोल अर्थ के पहुंचा, तो वो कंपास के नॉर्थ को देखते हुए पहुंचा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल के पास, है ना। तो मैग्नेटिक साउथ पोल के पास पहुंचेगा। जैसे कईयों के मन में हो सकता है कि सर ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल होना चाहिए, इसको ऐसा करो जियो मैग्नेटिक बोल दो, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि कंपास का नॉर्थ जिधर पॉइंट कर रहा था, तो हम वहां पर पहुंच गए, तो वो जगह जो होगी वो नॉर्थ पोल होनी चाहिए। ऐसा हमने देखिए क्यों करा, क्योंकि हम तो देखो साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो वो तो थोड़ी समझदार है। अब लेमैन को अगर बोलो कि नॉर्थ पोल देखते हुए तो जा, वो पहुंच गया, और फिर उसको बोल पता चले अरे यार ये तो साउथ पोल पहुंच गए, तो उसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने क्या कहा कि उसी का नाम रख दो नॉर्थ पोल। इसका जहां पर कंपास का नॉर्थ पॉइंट करेगा वो क्या है, नॉर्थ पोल है, तो यही नॉर्थ पोल है। ठीक है, सो दिस इज नॉर्थ पोल, क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो गया, साउथ पोल। तो अब ये हमें पता चल गया डिप, डिक्लिनेशन। और डिक्लिनेशन क्या है, किसी भी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम डिक्लिनेशन कहते हैं। और BH क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीजें पता चल गई। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, या मैग्नेटिक कर लेते हैं। अब ये मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैग्नेट। तो देखिए, मैग्नेट जो होगा उसके अंदर छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे डायपोल। ऐसे देखिए, ये डोमेन इनका नाम होता है, मतलब इनकी जो है डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि आपको बताइए बेसिक डेफिनेशन डायपोल की क्या दे रखी है कि करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेटिक डायपोल।
तो अगर आप इस मैग्नेट के अंदर छोटा सा कुछ पोर्शन, इतना छोटा कि एटम दिखने लग गया, आप उसको अगर एटम को समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो देखिए रोटेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया, करंट कैरिंग लूप। और अगर करंट कैरिंग लूप आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी। तो इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होनी है, तो इसकी कुछ ना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ ही जाएगी। तो अब अगर इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गई तो ओवरऑल भी आ सकती है। लेकिन अब कईयों के मन में होगा कि चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, हम मैग्नीटो की तरह क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते। तो देखिए, हम मैग्नीटो की तरह मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर पाते बिकॉज हमारे अंदर जो डायपोल्स बनते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में बन रहे होते हैं। हमारी नेचर ऐसी है कि हमारे जो डायपोल्स हैं वो इन चीज का ध्यान नहीं रखते ना, इवॉल्व हम इस तरीके से हुए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी। तो इसीलिए मैग्नेट के अंदर, परमानेंट मैग्नेट के अंदर डायपोल्स जो है वो अलाइंड है, हमारे अंदर अलाइंड नहीं है क्योंकि हमारा नेचर डिफरेंट है, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट का जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार का है कि उसके डायपोल सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड है। तो जब एक डायरेक्शन में अलाइंड होंगे तो एक डायपोल मोमेंट नेट मिल जाएगी और हम इसको एक डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम बोलेंगे देखिए ये नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक नॉर्थ पोल डिफाइन कर दिया और एक साउथ पोल डिफाइन कर दिया। हम कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली, कह लीजिए, अ डायपोल। अब उसकी डायपोल मोमेंट जिस तरह से हम पहले निकालते थे म्यू, अब एक एम वेक्टर से हम निकालेंगे और उसका फॉर्मूला होगा, जैसे चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है तो वैसे यहाँ पर लेट अस सपोज डिस्टेंस इज 2d, तो हम चार्ज इनटू 2d ही कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज हम इसे लेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है वैसे। लेकिन ये चार्ज जो है उसको चार्ज नहीं बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक चार्ज बोल दिया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक चार्ज या फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और इससे आप क्या कर सकते हो, इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या है कि भाई इन पोल्स के बीच में जो गैप है, जनरली ये देखिए, अगर ये हमारे पास लेट अस सपोज 2L है तो जो D होता लगभग कुछ 86% 85% ऑफ दिस होता है, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ और जो डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स है उनमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। ये हमने एक कन्वेंशन बना रखी है, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि जो ये मैग्नेट है इसका एक चीज कांस्टेंट है, वो है डायपोल मोमेंट। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चार्ज को ज्यादा कर दिया तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो चार्ज कम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ रही है वो चार्जेस के रोटेट करने की वजह से आ रही है, जय लॉजिक बेसिक। तो वो यहाँ पर जो रोटेट कर रहे हैं उसकी वजह से जो अल्टीमेटली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगी वो तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर क्या करा है कि चार्जेस जो हैं उनका हमने क्या करा, डिस्टेंस बढ़ा दिया, किसी में कम कर दिया, तो उससे अलग अलग हमारे पास केसेस बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों का सेम ही केस बने, एक ही जैसा केस बने, तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि जो ये टोटल डिस्टेंस है उसका कुछ 86% आप ले लीजिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई और देख लेते हैं। और हमें यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी, ये एच कुछ होती हैं चीज़ें, इनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। तो एक जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ससेप्टिबिलिटी, एच, ठीक है ना। तो ये टर्म्स जो हैं बता देता हूँ क्या होती हैं, तो देख लीजिए इसे। एक टर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये ना एच से रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, एच से। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है आई, जिस प्रकार से बायोट सेवर्ट लॉ होता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो लेट अस सपोज ये आर वेक्टर है, तो जो डी एच होता है दैट इज आई डी एल क्रॉस आर अपॉन क्या, आर क्यूब, और यहाँ पर 4 पाई। अब देखिए डीबी जो था, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है। तो आप कह सकते हो कि पी और एच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, B इज इक्वल टू
म्यू एच, और अगर बी नॉट लिख रहे हो तो वो हो जाएगा म्यू इंटू दिस एच नॉट। तो सर ऐसा हमने डिफाइन क्यों करा? हमने इसलिए डिफाइन करा, हम चाह रहे हैं कि देखिए करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सभी को पता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहां पर कोई सॉफ्ट आयरन डाल दिया, तो मेरे सॉफ्ट आयरन डालने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, है ना। सॉफ्ट आयरन डाला तो क्योंकि सॉफ्ट आयरन के डायपोल भी अपने आप को अलाइन करेंगे तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी और साथ में इंटरनल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आए जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करे, तो वो क्या होगी? एच। तो ये जो एच है इसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। और म्यू क्या है? परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी भी डिफाइन हो जाएगी यहां पर। परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या होती है? परमेबिलिटी, तो म्यू क्या है? तो म्यू जो है जैसे बताया बी इज इक्वल टू म्यू एच, बस इनका ये रेशो है, ठीक है। तो इट इज व्हाट? इट इज रेशो ऑफ बी एंड एच, इट इज रेशो ऑफ बी एंड एच, इसे हम परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। और देखें भाई, एक और टर्म होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये क्या है? ये इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाली है, इंटरनल फैक्टर्स पर। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए थोड़ा रट्टाफिकेशन टाइप है, लेकिन मेन मेन बातें आपको बता रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन इंटरनल फैक्टर्स ओनली, मतलब नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब इंटरनल फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन नेचर। और साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी थोड़ा थोड़ा कर सकती है। कैसे सर? जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे हार्दिक पांड्या जो है वो मान लो क्रिकेट खेल रहा था और विराट कोहली भी था। विराट कोहली ने क्या करा? हार्दिक पांड्या को मोटिवेट करा, तुम कर सकते। खुद विराट कोहली आउट हो गया, अब फिर हार्दिक पांड्या जो है उसको आ गया जोश, तो उसने क्या करा? कोहली से भी बढ़िया कर दिया। तो इसका अंदर मोटिवेशन जो देने वाला था उससे भी ज्यादा कर दिया। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक्सटर्नल फील्ड जो है जो थी उससे ज्यादा फील्ड जो है किसी मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो जाए? तो आंसर इज यस, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ये इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेके आइए, वुड के अंदर जो है फील्ड पर कुछ ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर आप सॉफ्ट आयरन लेके आते हैं, सॉफ्ट आयरन के जो डायपोल्स हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपको पता है डायपोल अपने आप को अलाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, जीरो हो जाता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए। पोटेंशियल जी उसकी मिनिमम हो जाती है। फॉर्मूला क्या था इसी बात पे? माइनस म्यू डॉट डी। तो सिचुएशन ये है, मतलब ये एक्सटर्नल पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन आ रहा है कि सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है आप कह रहे हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो आयरन का ज्यादा होगा वुड का कम होगा, बट ये जो आप कह रहे हो कि साथ साथ इंटरनल पर भी है एक्सटर्नल पे भी वर्क कर रहा, मतलब डिपेंड करता है। तो इसको गुत्थी को आप खत्म करिए। तो गुत्थी को हम खत्म करते हैं ऐसे। तो एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या है? तो देखो ससेप्टिबिलिटी है I इज इक्वल टू काई एच। हाँ जी, जो इंटेंसिटी है हमारे पास, इंटेंसिटी किसकी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पर और इंटरनल फैक्टर्स। तो जो काई है इसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
दिस डिपेंड्स, देखो मैं यहां पर ना ओनली लिखने जा रहा था, मैंने ओनली हटने लिखा था, समझ आ रही? काई डिपेंड्स ओनली ऑन दी इंटरनल फैक्टर्स, और जो एच है डिपेंड्स ओनली ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्लियर है? जो आई है वो दोनों पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल पर भी और इंटरनल पर भी। तो जो काई है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे सॉफ्ट आयरन का काई बहुत बड़ा होगा, सॉफ्ट आयरन का काई से काई कहते हैं, ग्रेटर देन सॉफ्ट किसका, काई ऑफ, काई वुड का। तो वुड में तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है आ नहीं पाएगी, लेकिन सॉफ्ट आयरन के कारण बहुत ज्यादा आ जाती है। ये है ससेप्टिबिलिटी। तो संक्षेप में हमने क्या सीखा? हमने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करने वाली चीज है ये सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये ओनली शब्द जो है ना ये मायने रखता है, ठीक है, ओनली शब्द। परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, सर ये किस पे डिपेंड करती है? तो देखिए जो म्यू है वो तो नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम। वैक्यूम है तो म्यू नॉट कहते हैं, अदरवाइज म्यू कहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट ओनली शब्द नहीं इस्तेमाल कर, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर जाती है। फिर हमने कहा कि जो आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये एक्सटर्नल यानी कि एच और काई यानी कि इंटरनल फैक्टर्स दोनों पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हमने इसे डिफाइन कर रखा है ताकि क्लियर हो जाए। जरा इतनी सारी चीजें डिफाइन करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो हम समझ पाएंगे कि यार यहाँ पर जैसे सॉफ्ट आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लेट अस सपोज 25 टेस्ला आ रही है, तो इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन की वजह से कितनी इंक्रीज हुई है और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कितनी थी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मटेरियल जो है किस तरीके का हम यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्लेव ट्रेन्स हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा चाहिए, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप एक्स जनरेट कर रहे हो तो आपको थोड़ी ज्यादा करनी है, 5x करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको स्टडी करनी चाहिए कि भैया काई किसका ज्यादा, जिसका काई ज्यादा वो यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी तक हमें यहां पर क्लियर है। बाकी एक रिलेशन होता है, या पहले रिलेटिव परमेबिलिटी देख लो क्या होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो क्या है? तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो होती है म्यू आर, तो ये होती है म्यू बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। देखिए हम शॉर्ट में ही कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसे लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। ये डिफाइंड है इस तरह से। तो एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट इसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड क्या, काई। तो म्यू आर जो होता है वो आता है 1 प्लस काई। रिलेशन बिटवीन, अरे भाई चल जा, म्यू आर एंड काई। हाँ, तो क्या रिलेशन था? तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक है। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई आ गया। बाकी एक हिस्टेरिसिस लूप होता है, हिस्टेरिसिस लूप, इसको भी देख लेते हैं। हिस्टेरिसिस लूप, देखिए क्या है ये हिस्टेरिसिस लूप। देखिए अगर हमारे पास हाँ जी, हमारे पास जो है एक सोलोनॉइड है, और उस सोलोनॉइड के अंदर हमने डाल दिया क्या, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो आपने जो है सॉफ्ट आयरन डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन कि सॉफ्ट आयरन डालोगे तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो उसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आएगा, और हम ये जो H है
उसको हम चेंज कर रहे हैं, हम करंट जो है चेंज करके एच को चेंज कर रहे हैं, तो एच को चेंज करोगे तो उससे क्या चेंज होता है, आई, क्योंकि आई इज इक्वल टू काई एच। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस हिस्टैरिसीस लूप? तो इट इज ग्राफ बिटवीन आई एंड एच, और इट इज फॉर फेरोमैग्नेटिक सिस्टम। अब ये सर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, ये तो सर बताया नहीं आपने। फेरो इज लाइक बैरो, सॉफ्ट आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक, डिटेल में बता दूंगा, बट फेरोमैग्नेटिक को क्या मानना है कि बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक, जैसे हार्दिक पांडे का एग्जांपल लिया था, हल्की सी मोटिवेशन दोगे खूब मोटिवेट हो गए, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जिसके अंदर डायपोल्स आर इजिली मूवेबल, आराम से जो है अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने बता दी, जिसके अंदर सारे के सारे डायपोल्स एकदम से अलाइन हो जाते हैं। मैं अभी जरा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप H को बढ़ाओगे तो I बढ़ता है, तो ऐसे बढ़ता है, लेकिन जब आप H को कम करते हो, देखो H का फॉर्मूला क्या होगा, H का फॉर्मूला होगा Ni, फिर म्यू नॉट Ni। अरे भैया वो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला Ni होगा, म्यू नॉट नहीं होता इसमें। तो अगर आप करंट बढ़ाओगे तो बढ़ता है, तो ये सब कुछ हमें क्लियर है कि H बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है, क्योंकि I इज इक्वल टू काई H। लेकिन काई जो है वेरिएबल भी हो सकता है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरिएबल है, और जब ये वापस आता तो रिट्रेस नहीं करता, इस तरीके का ग्राफ बनता है, ये देखिए ऐसा, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इस तरह का ग्राफ बनता है तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हमें ये बिंदु पता होना चाहिए, ये बिंदु पता होना चाहिए। ये देखिए H की वैल्यू 0 कर दी तो जो I आता है उसे कहते हैं रिटेंटिविटी, तो ये है रिटेंटिविटी। फिर से, जब रिटेंटिविटी की डेफिनेशन क्या है, I की वैल्यू जब H कितना है, आधा, मतलब जब H 0 हो गया यानी कि आपने करंट 0 कर दिया है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब हमने H ही नहीं दिया साहब तो यहाँ पर I भी 0 होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डायपोल तो है वो अलाइन हो गए। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स मान लो मेरी तरफ देखो, देखो अलग सर आगे, उधर देखो, सबने उधर देख लिया, तो सभी के डायपोल उधर की तरफ हो गए, और फिर मैं साइड में चला गया, तो ऐसे में क्या होगा कि सारे के सारे डायपोल अभी भी अलाइंड है, क्योंकि अभी बच्चे देखे रहे हैं कहाँ है अलग से, कहाँ है, तो मुंडिया अभी भी उसी डायरेक्शन में। तो वैसे ही है कि अगर आपने सभी कितने भी जितने भी डायपोल थे उनको बोला कि चलो सारे के सारे डायपोल राइट साइड अलाइन करो, अलाइन हो गए, और फिर करंट कितना कर दिया आपने, 0, कुछ तो अभी भी अलाइन होंगे, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी यानी कि रिटेंशन, यानी कि कुछ मेमोरी में होता है ना, रिटेन करा कि नहीं करा, तो वैसी कुछ रिटेंटिविटी यहाँ पर आ जाती है। और फिर जब हम H को ऑपोजिट करते हैं, करंट को नेगेटिव करते हैं, यानी H को ऑपोजिट करते हैं, तो एक वैल्यू ऐसी आती है H की जिस पर I 0 हो रहा है, मतलब I 0, तो H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू हो जाती है कोएर्सिविटी। इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे मैं IIT रुड़की का पास आउट हूँ, तो वहां पर कुछ बच्चे आ जाते थे जो कि रुड़की के थे, तो अगर कोई कहे आपको कि मैं रुड़की का पास आउट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो IIT रुड़की का है, क्योंकि एक कॉलेज वहां पर और भी है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। क्या नाम है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, COER, कोएर। तो कोएर्सिविटी, अब ये पॉइंट भी आपको याद हो जाए, और फिर इसको हम करंट को ऑपोजिट लेके जाते हैं, फिर करंट को सेम डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो ये एक लूप सा बनता है, इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, तो ये जो है ऑब्वियसली अभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम तो बस इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका जो एरिया होता है ना, वो हीट लॉस के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोपोर्शनल टू क्या है, हीट लॉस। तो ये है हिस्टैरिसीस लूप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब सर ये डाया, पैरा और फेरो क्या होते हैं, आपने बस इतना बताया कि फेरो इज लाइक भैरो, तो बता दो। देखो डाया मैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको हमें देखना है कि ये क्या है। तो फेरोमैग्नेटिक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा,
हाँ, विश्वास। तो देखिए फेरो इज लाइक फेरो, वो तो पता है। इसके अंदर क्या देखिए होंगे, इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर भी अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी डेफिनेशन होगी, इनकी प्रॉपर्टीज होगी, तो इनकी डेफिनेशन में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करता है, ये रिपेल करता है। हाँ जी, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, मतलब काई जो है इसका नेगेटिव होता है, इसका काई जो है पॉजिटिव लेकिन स्मॉल, और इसका काई बहुत बड़ा, काई इज लार्ज, पॉजिटिव। और ये है अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये ये भी अट्रैक्टेड, लेकिन क्या, अट्रैक्टेड बाय स्ट्रांगली, भाई स्ट्रांगली, स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक। तो ये है हमारे पास तीन मटेरियल, जैसे सॉफ्ट आयरन जो है एक तरीके से आप कह सकते हो फेरोमैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक हो गया, वाटर जो है एक डायमैग्नेटिक हो गया, वाटर के अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे। ठीक है, तो जनरली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये रिपेल्ड। जैसे मैंने एक देखा था फ्लाइंग डड्डू डिस्कवरी चैनल पर, जिसके अंदर एक डड्डू था, फ्रॉग, वो उड़ रहा था। अब वो कैसे उड़ पा रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थी, और डड्डू ने खूब सारा पानी पिया हुआ था, तो पानी जो है वो रिपेल हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड से, जिसके कारण डड्डू हवा में उड़ रहा था। इमेजिन करिए। तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने बताया था डड्डू 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 रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो डड्डू क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि डड्डू के अंदर पानी था, पानी डायमैग्नेटिक था, तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, तो ये प्रॉपर्टी होगी, काई के बारे में पता चल गया है। ठीक है, तो इतनी नॉलेज सफिशिएंट है। और क्वेश्चन देखिए इस पर है एनएससीपी पे, जैसे देखिए म्यू आर की वैल्यू दे रखी है, क्यूरी टेम्परेचर भी पूछा गया है, तो ये भी आप जरा क्यूरी टेम्परेचर देख लें जरा क्या है। सिंपल है भाई, क्यूरी टेम्परेचर क्या है या क्यूरी लॉ क्या है, ये दोनों देख लीजिए। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच जो फेरो है कन्वर्ट्स टू पैरा। सिंपल डेफिनेशन टू द पॉइंट, टेम्परेचर एट विच फेरो कन्वर्ट्स टू पैरा। और अगर क्यूरीज लॉ की बात करें तो पैरामैग्नेटिक फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो काई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। बस, तो काई जो होगा वो आ जाता है C/T। सर ये तो सर आप रट्टे लगवाने लग गए सर, जय लॉजिक कहाँ गया। देखो भाई लॉजिक दे देते हैं, ठीक है लॉजिक दे देते हैं डेफिनेटली। देखो मैरी क्यूरी है ना, तो क्यूरी लॉ क्या कहता है कि जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ध्यान से सुनो, जो डायपोल होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, जैसे ये रहा एक वेक्टर, डायपोल मूवमेंट इधर है, डायपोल मूवमेंट इधर है, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, अब क्या होगा कि डायपोल की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो रिजल्टेंट कम आएगा, है ना, क्योंकि अगर एक वेक्टर इधर है लेकिन ये वेक्टर ऐसे हो गया तो cos थीटा कंपोनेंट, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डायपोल मोमेंट कम होगी, काई कम होगा, यही क्या है क्यूरीज लॉ। अरे हाँ सर लॉजिक मिल गया, जय लॉजिक। और अगर आपने फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो उसका हो सकता है कि काई कम हो जाए, ड्रेस्टिकली कम हो जाए, जिस टेम्परेचर पे कम हो उसे क्या कहते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ इज वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक के लिए वैलिड है। काई ससेप्टिबिलिटी, टी क्या है, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर कौन सा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, खत्म। ठीक है, तो अब ये थ्योरी बता दी है, तो 5 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 5 तो कम है, 10 क्वेश्चन होमवर्क में था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, तो वो आपने ट्राई करना है।
और PYQs भी रहेंगे उसमें, और HC वर्मा भी करनी है। ये कॉम्बो बनाना है, PYQ प्लस HC भी कॉम्बो बनाओ अपना, ठीक है। थ्योरी जो है टिप्स पे रहे, जितनी बताई है उतनी थ्योरी टिप्स पे रहे, बस इतना ही चाहिए आपसे, ठीक है। बाकी तो विश्वास है आप अच्छा करेंगे, फोड़ेंगे। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे वर्क करें कि जो चीज़ आती है वो अच्छी तरीके से लिख के आए, ठीक है ना। पैनिक नहीं होना बिल्कुल नहीं, मतलब इस तरीके से तो नहीं करते स्टूडेंट्स, बट बाद में जब पेपर हो जाता है उसके बाद बताते हैं कि सर हमें तो आता था, इसलिए इस तरह से ना हो, तो इस पे वर्क करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।